हेलो पीपल। तो कैसे हो आप? होप यू आर डूइंग गुड इन लॉकडाउन एंड आई एम ऑल्सो डूइंग गुड। सो आफ्टर पीयर रिव्यू हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 7, लाइबिलिटीज़ ऑफ ऑडिटर। अब पॉइंट ये है लाइबिलिटीज़ ऑफ ऑडिटर का कि ये कंपनी ऑडिट का ही पार्ट है। तो कभी कभी क्या होता है कि जो कंपनी ऑडिट का जो भी वेटेज है उसमें लाइबिलिटी ऑफ ऑडिटर भी ऐड हो जाता है, तो उसके वेटेज में भी लाइबिलिटी ऑफ ऑडिटर इंक्लूड है। लाइबिलिटी ऑफ ऑडिटर में ऑडिटर की सारी लाइबिलिटीज़ बता के रखी है, सिविल लाइबिलिटी, क्रिमिनल लाइबिलिटी, इन सब के बारे में बातचीत करके रखी है। अब अगर से क्वेश्चन आता है तो 4 एक नंबर का क्वेश्चन आ जाता है और हार्डली इसमें 3 से 4 सेक्शन है। तो क्यों ना हम इसको Q&A फॉर्मेट में जो PM में दे के रखा है उसके हिसाब से हम समझ लेते हैं कि लाइबिलिटीज़ ऑफ ऑडिटर क्या क्या है और इस तरीके से चैप्टर को ख़त्म करते हैं। सो हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर 7। तो चैप्टर 7 जो है वो है लाइबिलिटीज़ ऑफ ऑडिटर। तो क्वेश्चन नंबर 1, इंडिकेट द प्रिसाइज नेचर ऑफ ऑडिटर्स लाइबिलिटी इन द फॉलोइंग सिचुएशन एंड सपोर्ट योर व्यूज विथ अथॉरिटी। तो इधर आपको प्रिसाइज नेचर ऑफ ऑडिटर लाइबिलिटी बताना पड़ेगा कि यार देखो ऑडिटर की जितनी भी लाइबिलिटीज़ है तो उसके हिसाब से प्रिसाइज नेचर आपको बताना पड़ेगा कि ऑडिटर की लाइबिलिटी एक्चुअली में कौन सी है। ठीक, तो अब मिस स्टेटमेंट हैज़ ऑकर्ड इन द प्रॉस्पेक्टस। अब प्रॉस्पेक्टस में मिस स्टेटमेंट ऑकर्ड हुआ, अब ऑडिटर की क्या लाइबिलिटी है? अंडर सेक्शन 35 ऑफ कंपनी, व्हेन अ पर्सन हैज सब्सक्राइब्ड फॉर सिक्योरिटीज ऑफ अ कंपनी एक्टिंग ऑन अ स्टेटमेंट इंक्लूडेड और इंक्लूजन और ओमिशन ऑफ एनी मैटर। अगर किसी पर्सन ने सब्सक्राइब करी है सिक्योरिटीज़ बिकॉज प्रॉस्पेक्टस में कोई सा स्टेटमेंट इंक्लूड था या कोई सा मैटर इंक्लूड था या इंक्लूड नहीं था, अब इससे क्या हुआ, इससे प्रॉस्पेक्टस तो हो गया मिसलीडिंग, पर और उस पर्सन ने भी लॉस सस्टेन कर लिया एज अ कंसिक्वेंस देयर ऑफ। तो उस केस में कंपनी एंड एवरी पर्सन, तो कंपनी तो लायबल होगी और एवरी पर्सन, तो कंपनी लायबल होगी एंड एवरी पर्सन हु इज अ डायरेक्टर ऑफ अ कंपनी, जो एट द टाइम ऑफ इशू ऑफ प्रॉस्पेक्टस डायरेक्टर था या जिसने अपने आप को ऑथराइज करा है इन द प्रॉस्पेक्टस एज अ डायरेक्टर। तो या तो जो डायरेक्टर है या तो जिसने अपने आप को जब प्रॉस्पेक्टस इशू करने के टाइम जब वो डायरेक्टर ऑथराइज हिमसेल्फ टू बी नेम्ड और इज नेम्ड इन द प्रॉस्पेक्टस एज अ डायरेक्टर और एग्री टू बिकम सच डायरेक्टर आइदर इमीडिएटली और आफ्टर इंटरवल ऑफ टाइम। तो डायरेक्टर या पर्सन जिसने अपने आप को ऑथराइज करा है कि यार प्रॉस्पेक्टस में नेम्ड करो एज अ डायरेक्टर, या जो एग्री था टू बिकम डायरेक्टर आइदर इमीडिएटली और आफ्टर इंटरवल ऑफ टाइम। तो सिंपल सी बात है, डायरेक्टर की ही बात कर रहे हैं। तो जिसने अपने आप को ऑथराइज कर चुका है, जो पर्सन अपने आप को ऑथराइज कर चुका है या जो एग्री कर चुका है कि भैया डायरेक्टर तो बनना है मेरे को, तो वो भी आ जाएंगे। और जो डायरेक्टर है एट द टाइम ऑफ इशू ऑफ प्रॉस्पेक्टस तो वो भी लायबल होंगे। प्रमोटर की बात आती है, जिसने ऑथराइज करा है, जो पर्सन जो डायरेक्टर नहीं है पर उसने इशू ऑफ प्रॉस्पेक्टस को ऑथराइज करा हुआ है वो, और एक्सपर्ट। तो एक्सपर्ट, अब इधर जो ऑडिटर है ये ऑडिटर इधर एक्सपर्ट वाले क्वेश्चन में आ जाता है। सो शैल विदाउट प्रिजुडाइज टू एनी पनिशमेंट टू विच एनी पर्सन में बी लायबल अंडर सेक्शन 36। तो विदाउट प्रिजुडाइज मतलब सेक्शन 36 में जो पेनल्टी है वो पनिशमेंट तो सेक्शन 36 ही वो तो लगेगी। पर्सन लायबल फॉर कंपेंसेशन टू एवरी पर्सन हु हैज सस्टेन लॉस और डैमेज। तो जो पर्सन है वो लायबल टू एवरी पर्सन, तो जो पर्सन है वो लायबल फॉर कंपेंसेशन, उसको कंपेंसेशन पे करना पड़ेगा उन लोगों को जिन्होंने लॉस सस्टेन करा है। बट नो पर्सन शैल बी लायबल। अब कौन लायबल नहीं होगा? वो लायबल नहीं होंगे अगर वो प्रूव करता है कि दैट हैविंग कंसेंटेड टू बिकम अ डायरेक्टर, कि उन्होंने डायरेक्टर के बनने का कंसेंट तो दिया था बट उन्होंने अपने कंसेंट को विड्रॉ कर लिया बिफोर द इशू ऑफ प्रॉस्पेक्टस एंड इट वॉज इशूड विदाउट हिज अथॉरिटी और कंसेंट। और तो हमने कंसेंट दिया, हमने कंसेंट को विड्रॉ कर लिया और प्रॉस्पेक्टस इशू हुआ विदाउट हिज अथॉरिटी और कंसेंट। या तो एक दूसरा तरीका है कि हम तो डायरेक्टर थे उस टाइम बट प्रॉस्पेक्टस जो इशू हुआ है वो विदाउट हिज नॉलेज और कंसेंट हुआ है। तो हमने क्या बोला कि यार एक तो हमने बोल दिया कि यार देखो कंसेंट दिया था एज अ डायरेक्टर, फिर हमने कंसेंट को विड्रॉ कर लिया एट द टाइम ऑफ इशू ऑफ प्रॉस्पेक्टस, फिर प्रॉस्पेक्टस जो इशू हुआ है विदाउट अथॉरिटी और कंसेंट हुआ है। दूसरा क्या है कि प्रॉस्पेक्टस इशू हुआ है विदाउट हिज नॉलेज और कंसेंट। प्रॉस्पेक्टस इशू हुआ है, हम तो थे डायरेक्टर बस प्रॉस्पेक्टस इशू हुआ है विदाउट हिज नॉलेज और कंसेंट एंड जैसे ही मुझे अवेयरनेस हुई इस बात की और मैंने पब्लिक नोटिस रीजनेबली दे दिया।
कि जो है प्रॉस्पेक्टस वो इशू है विदाउट हिज नॉलेज और कंसेंट। तो नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेंट इन दिस सेक्शन, अगर ये प्रूव हो जाता है कि जो है प्रॉस्पेक्टस इशू है विद एन इंटेंट टू डिफ्रॉड करना था एप्लीकेंट को या किसी अदर पर्सन को या किसी फ्रॉडुलेंट पर्पस के लिए अगर ये प्रॉस्पेक्टस इशू किया गया है, तो वो जो पर्सन है वो पर्सनली रिस्पॉन्सिबल हो जाएंगे विदाउट एनी लिमिटेशन ऑफ लाइबिलिटी, विद अनलिमिटेड लाइबिलिटी हो जाएगी पर्सनल लेवल पर फॉर ऑल और एनी ऑफ द लॉसेस डैमेजेस दैट मे हैव बीन इंकर्ड बाय द पर्सन हु सब्सक्राइब टू सिक्योरिटीज़। जिसने सिक्योरिटीज़ को सब्सक्राइब किया है वो जो सारे पर्सन है उनके रिस्पेक्ट में आप लायबल हो जाओगे पर्सनली। फिर आ गई है बात सेक्शन 448 की। अब सेक्शन 448 इधर क्यों आता है? देखो सेक्शन 35 तो क्लियर कट प्रॉस्पेक्टस की बात कर रहा है, हम देखा ही है कि जो सेक्शन 35 है वो क्लियर कट प्रॉस्पेक्टस की बात कर रहा है, पर 448 भी आ जाता है। 448 ये बोलता है कि ऑडिटर लाइबल फॉर क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन। अब ये क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन है तो ये दोनों क्रिमिनल लाइबिलिटीज है 34 और 448। अगर रिटर्न, तो आज से रिटर्न अगर ही इन एनी रिटर्न सर्टिफिकेट, बैलेंस शीट, प्रॉस्पेक्टस, स्टेटमेंट और बुक्स ऑफ अकाउंट, अदर डॉक्यूमेंट, तो अगर अंडर सेक्शन 448 ऑडिटर डायरेक्ट बोल के रखा है कि जो ऑडिटर है वो ऑडिटर लायबल होगा फॉर क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन। ऑडिटर लायबल होगा फॉर क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन अगर इफ़ ही इन एनी रिटर्न, तो ऑडिटर लायबल होगा क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन के अगर उसने रिटर्न में, सर्टिफिकेट में, बैलेंस शीट में, प्रॉस्पेक्टस में, इंपॉर्टेंट ये है प्रॉस्पेक्टस इधर आ गया है, प्रॉस्पेक्टस में, स्टेटमेंट में, अदर डॉक्यूमेंट में रिक्वायर्ड बाय और फॉर द पर्पस ऑफ द एक्ट, उसने कोई सा स्टेटमेंट में करा है, इधर मैटर की बात नहीं करे, कोई सा स्टेटमेंट दिया है जो फॉल्स है मटेरियल पर्टिकुलर में, नोइंग टू बी फॉल्स, और मटेरियल फैक्ट जो उसके हैं उसने ओमिट करे हैं, तो या तो उसने मटेरियल पर्टिकुलर फॉल्स स्टेटमेंट इशू करा है या ऐसा स्टेटमेंट इशू करा है जिसमें मटेरियल फैक्ट ही ओमिट है, तो ही कैन बी पनिश विद इम्प्रिजनमेंट। तो इसको इम्प्रिजनमेंट भी होगा और फाइन भी होगा इस प्रोवाइड अंडर सेक्शन 447। ठीक है, तो ऐसे चलते हुए चीज़ें चल रही है। ठीक है, तो क्या बात आती है कि सेक्शन 35 हमने क्या पढ़ा कि सेक्शन 35 में कि पर्सन ने सिक्योरिटी को सब्सक्राइब करा है और फिर सिक्योरिटी को सब्सक्राइब करके उसको लॉस इंकर हो गया है क्योंकि प्रॉस्पेक्टस के अंदर कुछ ऐसे स्टेटमेंट थे या कुछ ऐसे मैटर का इंक्लूजन या ओमिशन था जिसके कारण उसको लॉस हुआ है। तो कंपनी या एवरी पर्सन जो डायरेक्टर है, जिसने ऑथराइज हिमसेल्फ टू बी अ डायरेक्टर, जो प्रमोटर है या जिसने ऑथराइज करा है टू इशू ऑफ प्रॉस्पेक्टस, भले ही वो डायरेक्टर नहीं हो बट उसने ऑथराइज करा टू बी इशू ऑफ प्रॉस्पेक्टस, और जो एक्सपर्ट है, तो 36 की लगेगी पेनल्टी तुमको, बट जो है तुमको इसके भी पनिशमेंट बियर करनी पड़ेगी। पर अगर आपने कंसेंट दे दिया है कि यार एट द टाइम ऑफ इशू ऑफ प्रॉस्पेक्टस के पहले मैंने कंसेंट दी थी बट मैंने इसके पहले इसको विड्रॉ भी कर दिया है और प्रॉस्पेक्टस इशू हुआ है विदाउट द कंसेंट, या एट द टाइम ऑफ इशू ऑफ प्रॉस्पेक्टस मैं राजी था, मैं था एज ए डायरेक्टर बट प्रॉस्पेक्टस इशू हुआ है विदाउट एनी नॉलेज और कंसेंट, अब जैसे ही मेरे को पता चला तो मैंने एक रीजनेबल पब्लिक नोटिस दिया कि प्रॉस्पेक्टस इशू हुआ है, ऐसे इशू हुआ है। और सिंपल सी बात है, अगर बाद में पता चला कि जो कंपनी है, कंपनी का इंटेंशन ही डिफ्रॉड करने का था या फ्रॉडुलेंट पर्पस के लिए ही कंपनी ने प्रॉस्पेक्टस इशू करा है, फिर तो पर्सनली रिस्पॉन्सिबल हो जाएंगे अनलिमिटेड लाइबिलिटी के लिए और आपको सारे लॉस एंड डैमेजेस पे करने पड़ेंगे। 448 की बात आती है तो ऑडिटर का इसमें वास्ट स्कोप है। तो रिटर्न सर्टिफिकेट, बैलेंस शीट, प्रॉस्पेक्टस, स्टेटमेंट और अदर अकाउंट जो है, अगर आपने अदर डॉक्यूमेंट जो है, अगर उधर आपने कोई सा स्टेटमेंट पुट करा है जो मटेरियल पर्टिकुलर जिसमें फॉल्स है या वैसे स्टेटमेंट में मटेरियल फैक्ट जो है वो मटेरियल फैक्ट ओमिटेड है, तो उस केस में इम्प्रिजेंट हो जाओगे और फाइन हो जाएगा आपको सेक्शन 447 का। तो ऐसा करते हुए हमारा जो है ये फर्स्ट क्वेश्चन ओवर होता है, फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट ओवर होता है। अब बात आती है कि सर्टन वीकनेस इन द इंटरनल कंट्रोल प्रोसीजर इन द पेमेंट ऑफ वेजेस। पेमेंट, आप वेजेस पे कर रहे थे लार्ज कंस्ट्रक्शन कंपनी का, तो आपको वीकनेस दिखी इंटरनल कंट्रोल प्रोसीजर में, तो आपने सेम जो है वो नॉलेज में दिखा दिया एमडी के इन दी सब्सिक्वेंट ईयर। अब सब्सिक्वेंट ईयर में क्या हुआ कि सारा ह्यूज डिफॉल्टेशन हमको मिला, मैनेजमेंट को मिला टू द नोटिस ऑफ द मैनेजमेंट, और पता चला कि इसका ओरिजिन तो काफ़ी पहले से है, अर्लियर ईयर्स है। तो मैनेजमेंट सीव करना चाहता है, मैनेजमेंट इस बात पे सीव करना चाहता है कि ऑडिटर ने हमको अभी क्यों बताया, हमको पहले बता देने का था, ऑडिटर तो बहुत ही नेग्लिजेंट। तो क्या मैनेजमेंट का सीव करना सही है? तो इसके रिस्पेक्ट में हम जो पढ़ रहे हैं आंसर है, ठीक है। तो इसका आंसर में पढ़े हैं कि सबसे पहले
हाँ, क्या मैनेजमेंट सही है कि नहीं है इस वाले एक्ट पे कि ऑडिटर नेग्लिजेंट है? तो इन द गिवन केस जो है वीकनेस दिखी हमको इंटरनल कंट्रोल प्रोसीजर में इन द पेमेंट ऑफ वेजेस ऑफ लार्ज कंस्ट्रक्शन कंपनी। तो इन द गिवन केस तो इधर तो पूरा इन्होंने क्वेश्चन को ही समझा के दिया कि जो वीकनेस है इंटरनल कंट्रोल प्रोसीजर में है, ऑडिटर को जैसे ही पता चला, जैसे ही केम टू द नॉलेज हुआ, उसने मैनेजमेंट को बता दिया। सब्सिक्वेंट ईयर में पता चला कि ह्यूज डिफाल्केशन हुआ है और पता चला कि ये जो अर्लियर ईयर से रिलेटेड है, मैनेजमेंट डिसाइड टू सीव, क्योंकि अभी ऑडिटर ने अपनी लाइबिलिटी को फुलफिल नहीं करा। अब जो बात कर रहे हैं प्रिसाइज नेचर ऑफ ऑडिट लाइबिलिटी की, तो हमको ये चीज़ कंसिडर करनी पड़ेगी। सबसे पहले, क्या डिफॉल्केशन जो ऑडिटर ने नोटिस करा है, क्या मैनेजमेंट को इन्फॉर्म कर दिया था, इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग विच वॉज पास्ड ऑन टू द मैनेजमेंट, और वेदर द स्टैट्यूटरी ऑडिटर प्रॉपरली एंड एडिक्वेटली एक्सटेंड द ऑडिट प्रोग्राम। क्या जैसे डिफ़ॉल्ट उसको पता चला कि इंटरनल कंट्रोल में प्रोसीजर में डिफ़ॉल्ट है, तो उसने मैनेजमेंट को नोटिस में दिला दिया, और क्या स्टैट्यूटरी ऑडिटर ने उसके बाद अपने ऑडिट प्रोग्राम को एक्सटेंड करा है नहीं करा है? तो अपने ऑडिट प्रोग्राम को जो है वो एक्सटेंड करा है कि नहीं करा है? तो अगर ये दो चीज़ें करी है तो देखा जाएगा कि यार ऑडिटर फिर लाइबल नहीं होगा, क्योंकि यार ऑडिटर ने सिंपल सी बात है, ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ऑडिट अगर उसको लग रहा है कि यार इंटरनल कंट्रोल में वीकनेस है, उसने बाकायदा मैनेजमेंट को बताया, उसके बाद उसने फर्दर ऑडिट प्रोसीजर में अपने एक्सटेंटिव ऑडिट प्रोसीजर अप्लाई कर लिए हैं, तो फिर ऑडिटर इसमें नेग्लिजेंट नहीं है। खैर, इसमें आगे ये कंक्लूजन यही आएगा। तो अभी हम देखते हैं, इसमें ऐसे 265 का रेफरेंस आ गया कि कम्युनिकेशन ऑफ डेफिशिएंसीज ऑफ इंटरनल कंट्रोल टू TCWG, जो क्लियरली मेंशन करता है कि ऑडिटर शैल डिटरमाइन वेदर ऑन द बेसिस ऑफ ऑडिट वर्क परफॉर्म ऑडिटर हैज़ आइडेंटिफाइड वन और मोर डेफिशिएंसीज इंटरनल कंट्रोल। अब जो भी उसने ऑडिट वर्क परफॉर्म करे हैं, ऑडिटर ने आइडेंटिफाई करा है वन या उससे ज़्यादा डेफिशिएंसी। अब इफ़ द ऑडिटर हैज़ आइडेंटिफाइड वन और मोर डेफिशिएंसी, तो ऑडिटर डिटरमाइन ऑन द बेसिस ऑफ ऑडिट वर्क परफॉर्म वेदर इंडिविजुअली और इन कॉम्बिनेशन कि दे कंस्टिट्यूट सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसीज। अब जब उसको एक से ज़्यादा डेफिशिएंसीज मिल रही है इंटरनल कंट्रोल में, तो ऑडिटर डिटरमाइन करता है, ऑडिटर शैल डिटरमाइन कि क्या ये डेफिशिएंसीज जो है, या क्या सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसीज को कॉन्स्टिट्यूट करता है। द ऑडिटर शैल कम्युनिकेट इन राइटिंग सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसीज इन इंटरनल कंट्रोल आइडेंटिफाइड ड्यूरिंग द ऑडिट टू TCWG। तो जो ऑडिटर है वो कम्युनिकेट करेगा सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसीज जो इंटरनल कंट्रोल में है टू TCWG। तो TCWG को तब कम्युनिकेट होता है जब डेफिशिएंसीज हो और वो सिग्निफिकेंट हो, तो टाइमली बेसिस पे उसको कम्युनिकेट कर देंगे। तो ऑडिटर शैल ऑल्सो कम्युनिकेट टू मैनेजमेंट एट एन अप्रोप्रिएट लेवल ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, बाकायदा मैनेजमेंट को भी कर दिया जाएगा टाइमली बेसिस पे। द फैक्ट हाउएवर रिमेन्स दैट वीकनेस इन द डिजाइन ऑफ इंटरनल कंट्रोल सिस्टम एंड नॉन कंप्लायंस विद द आइडेंटिफाइड कंट्रोल प्रोसीजर। अब जो फैक्ट दे के रखे क्वेश्चन में, क्या फैक्ट दे के रखे हैं कि जो वीकनेस है इंटरनल कंट्रोल, इंटरनल आइडेंटिफाइड कंट्रोल प्रोसीजर है, वो आइडेंटिफाइड कंट्रोल प्रोसीजर तो फॉलो ही नहीं हुए हैं। तो इससे क्या हो जाता है, इंक्रीज द रिस्क ऑफ फ्रॉड। सिंपल सी बात है, फ्रॉड और एरर के चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं। अब अगर सर्कमस्टेंस इंडिकेट करते हैं पॉसिबल एग्जिस्टेंस ऑफ फ्रॉड और एरर, द ऑडिटर शुड कंसीडर द पोटेंशियल इफेक्ट ऑफ सस्पेक्टेड फ्रॉड और एरर ऑन द फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन। अगर सर्कमस्टेंसेस, क्योंकि क्या हुआ कि जो वीकनेस इंटरनल कंट्रोल में या कोई इंटरनल कंट्रोल प्रोसीजर का कंप्लायंस नहीं कर रहा है, तो फ्रॉड एंड एरर के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब अगर चांसेस बढ़ जाते हैं, पर अगर सर्कमस्टेंस इंडिकेट कर रहे हैं पॉसिबल एग्जिस्टेंस ऑफ फ्रॉड और एरर, तो ऑडिटर देखता है कि यार सर्कमस्टेंस इंडिकेट तो कर रहे हैं फ्रॉड और एरर को, तो ये चेक कर लो कि इसका पोटेंशियल इफेक्ट है ऑन फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन। क्या ये मटेरियल इफेक्ट दे रहा है क्या फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन पे, और अगर ये मटेरियल इफेक्ट दे रहा है तो मॉडिफाइड और एडिशनल ऑडिट प्रोसीजर करनी पड़ेगी। तो मॉडिफाइड और एडिशनल ऑडिट प्रोसीजर तभी की जाती है जब कोई सा फ्रॉड या कोई सा एरर या कोई सा डेफिशिएंसी का ऐसा इम्पैक्ट हो जिससे फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन पे पोटेंशियल इफेक्ट आए। जब मटेरियल इफेक्ट आए, छोटा मोटा भी नहीं, अगर मटेरियल इफेक्ट आए तब जाकर जो है ऑडिटर उसको अपने ऑडिट प्रोसीजर को एक्सटेंड करता है। तो दस नॉर्मली स्पीकिंग, एज लॉन्ग एज द ऑडिटर टुक ड्यू केयर इन द परफॉर्मेंस ऑफ ऑडिट वर्क, ही कैन नॉट बी हेल्ड लायबल। अब द फैक्ट ऑफ द मैटर was brought into the notice of the MD may be a good defense of auditor as well, and accordingly एक जो judgment हुआ है of the classic case, according to judgment of the classic case जो है किंगस्टन कॉटन मिल्स का, बोला है is the duty of the auditor, ऑडिटर की ड्यूटी है to probe into the depth, कि वो डेप्थ में तभी जाता है जब उसको सस्पिशन अराउज होता है। और सस्पिशन क्या अराउज होता है, क्या फ्रॉड और एरर से जो फिनेंशियल इन्फॉर्मेशन पे मटेरियल इफेक्ट हो रहा है। तो अगर ये सस्पिशन अराउज होता है तो ये अपने ऑडिट प्रोसीजर ये अपने इन डेप्थ में जाता है। तो ऑडिट प्रोसीजर बाय ब्रिंगिंग वीकनेस टू द नोटिस ऑफ MD हैज अलर्टेड द मैनेजमेंट, और ऑडिटर ने बाकायदा मैनेजमेंट को अलर्ट तो कर दिया था।
जो जुडिशली देखा जाए तो हैव टू बी अ प्राइमरी रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोटेक्शन ऑफ एसेट की प्रोटेक्शन के लिए तो मैनेजमेंट ही रिस्पॉन्सिबल है, तो उनको बाकायदा इंटीमेट कर दिया था। एंड कैन पुट फोर्थ दिस एज डिफेंस अगेंस्ट एनी क्लेम अराइजिंग सब्सिक्वेंट टू पासिंग ऑफ द इंफॉर्मेशन टू द मैनेजमेंट। तो सर ऑडिटर वॉज एक्विटेड ऑफ द चार्ज। तो अभी हमने क्या पढ़ा, सिंपल सी बात है, गिवन केस हमने पूरा पढ़ा, फिर ऑडिटर की हमने कंसिडरेशन देखा कि यार ऑडिटर लायबल होगा, पर हमको ये सब चीज़ें कंसिडर करनी पड़ेगी कि जो डिफॉल्केशन इमेनेटेड हुए थे या डिफॉल्केशन जो हुए थे फ्रॉम द वीकनेस, तो क्या इंफॉर्मेशन उसको पास कर दी थी क्या मैनेजमेंट को कि यार ऐसे ऐसा है। अब वेदर स्टैट्यूटरी ऑडिटर प्रॉपर्ली एंड एडिक्वेटली एक्सटेंड ऑडिट प्रोसीजर, तो वीकनेस आपने मैनेजमेंट को कम्युनिकेट करे और क्या स्टैट्यूटरी ऑडिटर ने एक्सटेंड करे थे अपने ऑडिट प्रोग्राम, अगर वीकनेस नोटिस कर लिए थे तो। अब वैसे 265 में जो वीकनेस है, जो डेफिशिएंसीज है, अगर वो सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसीज होती है तभी जाके, जब वो सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसीज होती है तभी जाके TCWG को बताया जाता है और मैनेजमेंट को बताया जाता है एट अप्रोप्रिएट लेवल। अब जो वीकनेस है, अगर वीकनेस वैसे वो सर्कमस्टेंसेस इंडिकेट, वीकनेसेस शो करता है कि वो पॉसिबिलिटी है, सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसीज होती है तो सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसीज रिपोर्ट होती है मैनेजमेंट को, TCWG को। और अगर ये वीकनेस ये इंडिकेट करते हैं कि पॉसिबिलिटी ऑफ फ्रॉड और एरर और सर्कमस्टेंसेस ऐसे इंडिकेट कर देते हैं कि इनका पोटेंशियल इफेक्ट ऑन द फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन, तो ऐसे केस में क्या होता है, अब सिंस इनका मटेरियल इफेक्ट है तो बेटर है कि अपने मॉडिफाइड और अपने एडिशनल ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करो, क्योंकि अब फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन पे उन डेफिशिएंसीज का सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट है। अब जब तक इम्पैक्ट नहीं है तो ऑडिटर ने कुछ भी नहीं करा था। अब जब इम्पैक्ट ऑडिटर को दिखा है तो ऑडिटर ने डेप्थ में जा रहा है, तो ऐसे केस में इट इज़ द ड्यूटी ऑफ ऑडिटर टू प्रोब इनटू द डेप्थ ओनली जब उसको सस्पिशन अराउज हुआ। अब उसको जब सस्पिशन अराउज हुआ तब वो इनटू द डेप्थ गया था, तो ऑडिटर कोई लायबल नहीं है, ऑडिटर ने अपना काम तरीके से किया है। फिर बात आती है एक और क्वेश्चन की कि बेस्ड ऑन द लीगल ओपिनियन ऑफ लीगल एडवोकेट के लीगल ओपिनियन पे जो एक्स लिमिटेड नाम की कंपनी है उसने प्रोविजन बनाया 5 करोड़ का टुवर्ड इनकम टैक्स लायबिलिटी, मतलब प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स था। अब असेसिंग अथॉरिटी वर्क आउट द लायबिलिटी एट 5 करोड़। अब क्वेश्चन गलत है, असेसिंग अथॉरिटी हैज़ वर्क आउट द लायबिलिटी एट 15 करोड़ है वो। अब इट वॉज ऑब्जर्व दैट द ओपिनियन ऑफ द एडवोकेट वॉज इनकन्सिस्टेंट, और इधर एडवोकेट का ओपिनियन जो है वो इनकन्सिस्टेंट है विथ लीगल पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू सर्टन रेवेन्यू आइटम। अब ऑब्जर्व हो चुका है कि एडवोकेट का ओपिनियन इनकन्सिस्टेंट है। अब ये एडवोकेट मैनेजमेंट का है तो कायदे से मैनेजमेंट एक्सपर्ट यूज़ होना था, पर सबसे पहले तो पीएम में अमाउंट का एरर है, तो हो सकता है वो टाइपोग्राफिकल एरर हो, बट पीएम में तो सॉल्यूशन में भी एरर है, क्योंकि पीएम ने इसको 620 के हिसाब से कर दिया है ऑडिटर एक्सपर्ट के हिसाब से, जो कि सही नहीं है। इधर बात आएगी मैनेजमेंट एक्सपर्ट की, और इसका आंसर ऐसा होगा कि जो मैं आपको डिक्टेट कर देता हूँ क्या आंसर होगा, कि जो ऑडिटर जब भी अपनी ऑडिट प्रोसीजर लगाता है तो ऑडिट प्रोसीजर लगाता है वो ऑडिट एविडेंस गैदर करता है। अब वो ऑडिट एविडेंस जब वो गैदर कर रहा है तो मैनेजमेंट के एक्सपर्ट के वर्क को ब्लाइंडली रिलाई नहीं करता है। वो मैनेजमेंट का, भले वो मैनेजमेंट का एक्सपर्ट हो, पर अगर वो उसको एज एन ऑडिट एविडेंस उसको एक्सेप्ट करना है तो पहले वो मैनेजमेंट एक्सपर्ट के वर्क की रिलायबिलिटी चेक करेगा, क्योंकि हमको मैनेजमेंट एक्सपर्ट का काम बन सकता है, जैसे वैल्यूएशन रिपोर्ट में या प्रोविजन बनाने में, तो उन सब में मैनेजमेंट एक्सपर्ट का काम बन सकता है, लग सकता है। तो मैनेजमेंट के काम को ऑडिट एविडेंस तभी माना जाएगा जब ऑडिटर सबसे पहले एक रिलायबिलिटी चेक करेगा और चेक करेगा कि उसने अपने वर्क को तरीके से करा है कि नहीं करा है। अब वो रिलायबिलिटी चेक में ये देखेगा कि सोर्स ऑफ डेटा या एजम्पशन या मेथड जो है मैनेजमेंट एक्सपर्ट ने अप्रोप्रिएटली यूज़ करे कि नहीं करे हैं, और अगर करे हैं तो ऑडिटर उसे एक ऑडिट एविडेंस मान के ओपिनियन दे सकता है, उसको एक सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस मान सकता है और अपना ओपिनियन फॉर्म कर सकता है उसकी हेल्प लेकर। पर अगर उसका ओपिनियन एक्सेप्टेड नहीं है या वो मैनेजमेंट के एक्सपर्ट के वर्क को वो अप्रोप्रिएट नहीं लग रहा है उसको, तो फिर ऑडिटर अपना ओपिनियन उसके बेसिस पे नहीं देगा। ऑडिटर को लग रहा है कि मैनेजमेंट के एक्सपर्ट का जो वर्क है वो तरीके से नहीं करा गया है, तो ऑडिटर क्या करेगा, उसको इनकन्सिस्टेंसी दिख रही है लीगल प्रोविजन से, तो इनकन्सिस्टेंसी मैनेजमेंट से डिस्कस करेगा और मैनेजमेंट को बोलेगा कि भैया तुम अपना प्रोविजन चेंज करो, और मैनेजमेंट अगर प्रोविजन चेंज नहीं करता है तो फिर जो है हम क्वालिफाइड ओपिनियन दे देंगे। ऐसे करते हुए ये बोलने का था, बट इसमें आंसर गलत तरीके से देख रखा है, ऐसे 620 लगा के। अब क्वेश्चन नंबर 2 में हमको शॉर्ट नोट लिखना है, ऑडिट लायबिलिटीज इन केस ऑफ अनलॉफुल एक्ट और डिफॉल्ट बाय एक्ट। तो ठीक है,
तो ऑडिटर लाइबिलिटी इन केस ऑफ अनलॉफुल एक्ट और डिफॉल्ट बाय क्लाइंट, क्या क्लाइंट ने कोई सा अनलॉफुल एक्ट करा या क्लाइंट ने कोई सा डिफॉल्ट करा तो ऑडिटर की लाइबिलिटी क्या होगी। अब सिंपल सी बात है, इस के आंसर में बहुत सारा इररिलेवेंट पॉइंट दिख रहा है, जबकि हमको सिर्फ मैटर टैक्सेशन फ्रॉड के रिस्पेक्ट में बताना। तो हम सिर्फ वो टैक्सेशन फ्रॉड के रिस्पेक्ट में मैटर बताएंगे कि क्लाइंट ने जो भी अनलॉफुल एक्ट करे हैं या क्लाइंट ने कोई भी डिफ़ॉल्ट करा है, तो टैक्सेशन फ्रॉड के रिस्पेक्ट में जो भी अनलॉफुल एक्ट करे हैं और डिफ़ॉल्ट करा है, तो ऑडिटर की लायबिलिटी उसके रिस्पेक्ट में क्या होगी। तो ऑडिटर की ये लायबिलिटी है कि सबसे पहले तो ऑडिटर रूल ऑफ प्रोफेशनल नॉर्म्स अगर देखा जाए तो ऑडिटर की कोई लायबिलिटी नहीं होती है अगर क्लाइंट जो है टैक्सेशन फ्रॉड में इन्वॉल्व है। तो ऑडिटर को कोई लायबिलिटी नहीं है उसको डिस्क्लोज करना। बट इंस्टीट्यूट ने एक रिकमेंड करा है कोर्स ऑफ एक्शन फॉर सच मेंबर। जो कोर्स ऑफ एक्शन ऐसा है कि अगर अकाउंट्स और मैटर्स क्लाइंट के जो फ्रॉड में इन्वॉल्व है, तो अकाउंट और मैटर रिलेटेड टू पास्ट ईयर, और जो क्लाइंट है उस समय रिप्रेजेंटेड बाय अदर्स, मीन्स जो वो ऑडिटर है करंट ईयर का ऑडिटर, वो क्लाइंट को प्रीवियस ईयर में रिप्रेजेंट नहीं करता था, और अकाउंट्स और मैटर जो फ्रॉड में इन्वॉल्व है वो पास्ट ईयर के हैं, तो हम उस केस में क्लाइंट को एडवाइस करेंगे कि आप डिस्क्लोज करो सारी इन्फॉर्मेशन, और इंश्योर करेंगे, ऑडिटर एक इंश्योर करेगा कि जो उसके पास्ट के फ्रॉड है वो करंट मैटर को हैम्पर नहीं करे, और अगर वो करंट मैटर को हैम्पर नहीं करा है तो अपना कंटिन्यू कर सकता है करंट ईयर का ऑडिट। पर अगर ऐसी सिचुएशन आ सकती है कि जब पास्ट ईयर, जब अकाउंट्स और मैटर पास्ट ईयर से रिलेटेड हो और जो क्लाइंट है वो रिप्रेजेंटेड बाय द ऑडिटर जो अभी करंट ईयर का ऑडिटर है, तो उस केस में क्या करेंगे, तब भी एडवाइस करेंगे क्लाइंट को कि आप अपने मैटर को डिस्क्लोज़ करो, जो भी आपको इन्फॉर्मेशन आई है उसको डिस्क्लोज़ करो। और अगर क्लाइंट ने डिस्क्लोज़ नहीं करा, क्योंकि सिंस इधर जो अकाउंट्स है और जो मैटर है, अकाउंट्स और मैटर पास्ट ईयर से रिलेटेड है, और क्लाइंट ही जो क्लाइंट है वो ऑडिटर का क्लाइंट पिछले साल भी था, और ऑडिटर को इस साल पता चल रहा है कि जो उसने पिछले साल ऑडिट करा है जिस अकाउंट्स और मैटर पे, वो अकाउंट्स और मैटर फ्रॉडुलेंटली थे, तो केस में ऑडिटर जो है वो क्लाइंट को बोलेगा कि आप इन्फॉर्मेशन को डिस्क्लोज करो। और इन केस क्लाइंट ने इन्फॉर्मेशन को डिस्क्लोज नहीं करा तो ऑडिटर अपने आप को डिसएसोसिएट कर लेगा ऑडिट से और रिपोर्ट कर देगा अथॉरिटी को। अथॉरिटी को क्या रिपोर्ट करेगा कि जो अकाउंट एग्जामिन करे थे प्रीवियसली वो अनरिलायबल है बिकॉज सब इन्फॉर्मेशन ऑब्टेन लेटर। ऑडिटर ये नहीं बोलेगा कि जो अकाउंट्स है वो अनरिलायबल है क्योंकि हमको फ्रॉड के बारे में पता चला बाद में। ऑडिटर ये बोलेगा कि यार मैं जो प्रीवियस जो अपना जो करंट ईयर का ऑडिट है, मैं करंट ईयर के ऑडिट से अपने आप को डिसोसिएट कर रहा हूँ, और रिपोर्ट कर देगा कि जो अकाउंट्स एग्जामिन जो करे थे मैंने प्रीवियसली वो अनरिलायबल थे क्योंकि मुझे कुछ इन्फॉर्मेशन लेटर ऑन फाउंड हुई है। ये नहीं बोलेगा कि मुझे पता चला है फ्रॉड का, ये बोलेगा कि मेरे को इन्फॉर्मेशन कुछ लेटर ऑन फ्रॉड पता चली है, क्योंकि ऑडिटर की लायबिलिटी में नहीं आता है, ऑडिटर की जिम्मेदारी में नहीं आता है कि वो फ्रॉड को पोर्ट्रे करे। तो इस तरीके से ये क्लाइंट के एक्ट पे ऑडिटर का क्या कोर्स ऑफ एक्शन है, ये सब चीज़ें इधर दे के रखी थी। बस एक चीज़ इसमें इंपॉर्टेंट ये है कि इन केस ऑफ सप्रेशन ऑफ करंट अकाउंट क्या है कि जब हम क्लाइंट को ऑडिट कर रहे हैं, जो भी सिचुएशन हो रही है वो क्लाइंट ने करंट अकाउंट को सप्रेस करा है, तो क्लाइंट को बोला जाएगा कि भैया तू फुल डिस्क्लोजर दे, और अगर उसने डिस्क्लोजर नहीं दिया तो अकाउंटेंट जो है, अकाउंटेंट मतलब कि जो ऑडिटर है, शुड मेक अ कंप्लीट रिजर्वेशन इन हिज रिपोर्ट। तो अपने रिपोर्ट में वो एक रिजर्वेशन दे देगा, रिपोर्ट में वो कंप्लीट रिजर्वेशन दे देगा, प्लस जो रिटर्न है वो रिटर्न से अपने आप को डिसएसोसिएट कर लेगा। तो रिपोर्ट में बकायदा एक रिजर्वेशन देगा और रिटर्न में से अपने आप को डिसएसोसिएट कर लेगा। तो ये करंट अकाउंट का कुछ मैटर है जो समझने लायक था। फिर अब हम पढ़ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, What are the duties and responsibility of auditor in case of material misstatement resulting from management fraud? अगर कुछ मटेरियल मिसस्टेटमेंट मैनेजमेंट के फ्रॉड से रिलेटेड है, कुछ मटेरियल मिसस्टेटमेंट मैनेजमेंट के फ्रॉड से रिलेटेड है, तो ऑडिटर की फिर ड्यूटीज़ एंड लायबिलिटीज़ क्या होती है। अगर कुछ मटेरियल मिसस्टेटमेंट फाइंड आउट होते हैं रिजल्टिंग फ्रॉम मैनेजमेंट फ्रॉड, तो ऑडिटर की तब ड्यूटी और लायबिलिटी क्या होती है कि आपको फिनेंशियल इन्फॉर्मेशन में कुछ मटेरियल मिसस्टेटमेंट मिला और पता चला कि मैनेजमेंट इसमें इन्वॉल्व है, तो ऑडिटर की तब ड्यूटीज़ एंड लायबिलिटीज़ क्या होगी। तो देखो,
ऑडिटर फिर इधर जो बात आ रही है एज पर एस 240, तो सबसे पहले अभी अपन पढ़ लेते हैं। उसके पहले पैरा में क्या देख रखा है कि ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑडिटर इन केस ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट रिजल्टिंग फ्रॉम मैनेजमेंट फ्रॉड। तो मैनेजमेंट था फ्रॉड में इन्वॉल्व जिससे एक मटेरियल मिसस्टेटमेंट हुआ। अब मिसस्टेटमेंट इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैन बी अराइज फ्रॉम फ्रॉड और एरर। अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कोई मिस स्टेटमेंट है तो वो फ्रॉड से भी हो सकता है और एरर से भी हो सकता है। अब फ्रॉड की जो होता है वो एक जो फ्रॉड होता है उसको डिफाइन करें तो एक इंटेंशनल एक्ट होता है इंडिविजुअल का, या जब वो मैनेजमेंट हो या TCWG हो, इनका एक इंटेंशनल एक्ट होता है। इंटेंशनल एक्ट होता है ऑडिटर इज कंसर्न विद द फ्रॉडुलेंट एक्ट दैट कॉज अ मटेरियल मिसस्टेटमेंट इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। और ऑडिटर उन फ्रॉडुलेंट एक्ट से कंसर्न रखता है जिसका मटेरियल इम्पैक्ट है फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे। तो सारे फ्रॉड से लेना देना नहीं है, वो फ्रॉड जिसका मटेरियल इम्पैक्ट या मटेरियल मिसस्टेटमेंट क्रिएट होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे, तो ऑडिटर को उन फ्रॉड से लेना देना है। अब एज पर ऐसे 240 ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेटेड टू फ्रॉड इन एन ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, फ्रॉड कैन बी कमिटेड बाय मैनेजमेंट ओवरराइडिंग कंट्रोल। अब मैनेजमेंट खुद ही कंट्रोल बनाती है तो कंट्रोल को ओवरराइड करके मैनेजमेंट तो फ्रॉड कर ही सकती है, टेक्निक यूज़ कर ही सकती है, कॉम्प्लेक्स ट्रांजेक्शन में एंटर हो ही सकती है। इस तरीके से कॉम्प्लेक्स ट्रांजैक्शन स्ट्रक्चर करके मैनेजमेंट फ्रॉड कर ही सकती है। तो ऐसे फ्रॉड को डिटेक्ट करना, ऐसे फ्रॉड को जो है प्रिवेंट और डिटेक्ट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। वैसे प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो प्रिवेंशन एंड डिटेक्शन ऑफ फ्रॉड की तो मैनेजमेंट की रहती है, पर अगर जब मैनेजमेंट ही फ्रॉड में इन्वॉल्व है तो ऐसे केस में ऑडिटर को बहुत मुश्किल हो जाती है कि वो फ्रॉड को कैसे डिटेक्ट करे, क्योंकि ये फ्रॉड करा है मैनेजमेंट ने, ये फ्रॉड कोई एम्प्लॉय ने नहीं करा है। Further, an auditor conducting an audit in accordance with SA is responsible for obtaining reasonable assurance that the financial statement taken as a whole are free from material misstatement. देखो फर्दर क्या बोला गया है कि देखो जब ऑडिटर एसेस के अकॉर्डिंग ऑडिट करता है तो उसकी प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि ऑब्टेन रीजनेबल एश्योरेंस, एक रीजनेबल एश्योरेंस ऑब्टेन करना कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज अ होल है वो फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट हो। अब रीजनेबल एश्योरेंस अगर मिल जाता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज अ होल या फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट हो, वेदर बाय फ्रॉड और एरर, तो ओविंग टू इनहेरेंट लिमिटेशंस ऑफ ऑडिट देयर इज एन अनअवॉइडेबल रिस्क दैट सम मटेरियल मिसस्टेटमेंट ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट मे नॉट बी डिटेक्टेड। अब हो सकता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में हम सारे मिसस्टेटमेंट को डिटेक्ट नहीं कर सकते, कुछ मिसस्टेटमेंट हम डिटेक्ट नहीं कर पाएंगे बिकॉज ऑफ इनहेरेंट लिमिटेशन। तो ऑडिटर को जब रीजनेबल एश्योरेंस मिलता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज अ होल आर फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट, तो ऑडिटर अपने हिसाब से रिपोर्ट दे देता है। अगर इवन दो द ऑडिट इज प्रॉपरली प्लान, भले ही मैंने ऑडिट प्रॉपरली प्लान है, ऑडिट बाकायदा एसेस के अकॉर्डिंग चल रहा है, बट फिर भी इनहेरेंट लिमिटेशन के कारण ऑडिटर ये इंश्योर नहीं कर सकता, ऐसा एब्सोल्यूट एश्योरेंस नहीं दे सकता कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट एब्सोल्युटली फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट है। द रिस्क ऑफ ऑडिटर ऑफ नॉट डिटेक्टिंग मटेरियल मिसस्टेटमेंट रिजल्टिंग फ्रॉम मैनेजमेंट फ्रॉड इज ग्रेटर देन द एम्प्लॉय फ्रॉड। एम्प्लॉय फ्रॉड से तो काफ़ी ग्रेटर है रिस्क ऑफ नॉन डिटेक्टिंग अ मैनेजमेंट फ्रॉड, क्योंकि मैनेजमेंट फ्रॉड कॉम्प्लेक्स होते हैं और मैनेजमेंट फ्रीक्वेंटली कंट्रोल्स के टच में रहते हैं और फ्रीक्वेंटली टच में रहते हैं, तो वो मैनिपुलेट कर सकते हैं अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स को, फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन को वो मैनिपुलेट कर सकते हैं, कंट्रोल प्रोसीजर को वो ओवरराइड कर सकते हैं। तो ऑडिटर ओपिनियन ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज बेस्ड ऑन द कंसेप्ट ऑफ ऑब्टेनिंग रीजनेबल एश्योरेंस, हैंस इन एन ऑडिटर डज नॉट गारंटी दैट मटेरियल मिसस्टेटमेंट विल बी डिटेक्टेड। तो ऑडिटर गारंटी नहीं देता है कि सारे मटेरियल मिसस्टेटमेंट उसने डिटेक्ट कर लिए हैं, वो तो देखता है कि कुछ ये फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट है, ऐसा मेरे को रीजनेबल एश्योरेंस मिल रहा है, मैंने उसके हिसाब से फिर वो रिपोर्ट देता है। 143.12 अभी तो 143.12 की बात करी है कि इफ एन ऑडिटर ऑफ अ कंपनी ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ऑडिट उसको लग रहा है, उसको एक रीज़न टू बिलीव क्रिएट हुआ है कि जो ऑफेंस है इन्वॉल्विंग फ्रॉड, जो ऑफेंस है जिसमें फ्रॉड इन्वॉल्व है, ऑफेंस इन्वॉल्विंग फ्रॉड हैड बीन कमिटेड अगेंस्ट कंपनी के अगेंस्ट में हुआ है बाय ऑफिसर और एम्प्लॉय, तो वो इमीडिएट करेगा रिपोर्ट सेंट्रल गवर्नमेंट को। और अगर फ्रॉड 1 करोड़ या उससे ज़्यादा है तो और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑडिट कमेटी को करेगा जब फ्रॉड लेस देन 1 करोड़ है तो ऑडिटर इज रिक्वायर्ड टू रिपोर्ट एज पर द कारो में भी पैरा 3 में क्लॉज 10 में आपको रिपोर्ट करना पड़ेगा कि जब फ्रॉड बाय कंपनी या फ्रॉड ऑन कंपनी बाय इट्स ऑफिसर और एम्प्लॉय, तो उसको ऑडिटर को नोटिस हुआ है और रिपोर्ट ड्यूरिंग द ईयर, तो उसको नेचर ऑफ फ्रॉड और अमाउंट इन्वॉल्व सब बताना पड़ेगा। अब इफ एज अ रिजल्ट ऑफ फ्रॉड, अगर मिसस्टेटमेंट रिजल्टिंग फ्रॉम फ्रॉड या सस्पेक्टेड फ्रॉड, एक्चुअल फ्रॉड या सस्पेक्टेड फ्रॉड, अगर ऑडिटर इनकाउंटर करता है कुछ एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंसेस जो क्वेश्चन करता है उसकी एबिलिटी पर टू कंटिन्यू द परफॉर्मेंस ऑफ ऑडिट,
तो उस केस में क्या करता है ऑडिटर, अपनी प्रोफेशनल एंड लीगल लायबिलिटी देखेगा कि उसकी प्रोफेशनल एंड लीगल लायबिलिटी क्या होती है। अगर जो प्रोफेशनल एंड लीगल लायबिलिटी वो देखेगा, क्या वो ये चेक करेगा कि क्या उसकी रिक्वायरमेंट है ऑडिटर की कि वो रिपोर्ट करे टू द पर्सन कंसर्न जिसने उसका अपॉइंटमेंट किया, और टू दी रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ क्या उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है तो उनको रिपोर्ट कर देगा कि देखो ये सिचुएशंस आ गई है जिसके कारण मैं ऑडिट परफॉर्म नहीं कर पा रहा हूँ। तो वो जो मैटर है वो सर्कमस्टेंसेस है वो बता देगा। अब फिर ऑडिटर ये डिसाइड करेगा कि क्या विड्रॉ करना इस सिचुएशन में अप्रोप्रिएट होगा, क्या लीगल होगा। और अगर विड्रॉ करता है तो ऑडिटर सबसे पहले मैनेजमेंट से डिस्कस करेगा, TCWC से डिस्कस करेगा विड्रॉल के रिस्पेक्ट में विथ रीज़न कि मैं क्यों विड्रॉल कर रहा हूँ। और फिर तब भी वो एक प्रोफेशनल और लीगल रिक्वायरमेंट देखेगा कि क्या जिन्होंने मेरा क्या हमको रिपोर्ट करना ज़रूरी है टू दी पर्सन हु मेड द ऑडिट अपॉइंटमेंट, क्या उनको रिपोर्ट करना ज़रूरी है, क्या रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ को रिपोर्ट करना ज़रूरी है। अगर उनको या रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ को रिपोर्ट करना ज़रूरी है तो फिर ऑडिटर फिर जो है विड्रॉ का कम्युनिकेशन उनको भी करेगा विद द रीजंस। तो इस तरीके से क्वेश्चन आंसर ओवर होता है। तो हमने आंसर में ये पढ़ा सबसे पहले कि जो है मिस स्टेटमेंट हो सकता है फ्रॉड से और एरर से, और फ्रॉड तक इंटेंशनल एक्ट होता है। और जो है फ्रॉडलेंट एक्ट, फ्रॉडलेंट एक्ट अगर मटेरियल मिस स्टेटमेंट क्रिएट कर रहे हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट में तब जाके ऑडिटर उससे कंसर्न होता है। ऐसे 240 बोलता है कि यार फ्रॉड तो मैनेजमेंट कर सकती है ओवरराइडिंग कंट्रोल कॉम्प्लेक्स ट्रांजैक्शन में एंटर होके। अब फ्रॉड अगर फ्रॉड में एक या एक से ज़्यादा मेंबर इन्वॉल्व है मैनेजमेंट के तो वो मैनेजमेंट फ्रॉड हो जाता है। वो प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो प्रिवेंशन और डिटेक्शन ऑफ फ्रॉड की तो मैनेजमेंट की ही रहती है। अब जो रक्षक है वो ही अगर भक्षक हो जाए तो सिंपल सी बात है दिक्कत तो हो जाएगी हमको डिटेक्ट करने में फ्रॉड को। तो जब मैनेजमेंट जो खुद ही प्रिवेंशन एंड डिटेक्शन ऑफ फ्रॉड में है अगर फ्रॉड में इन्वॉल्व हो जाए तो ऑडिटर को बहुत मुश्किल हो जाता है और रिस्क ज़्यादा हो जाती है ऑफ नॉन डिटेक्शन, क्योंकि ऑडिटर डिटेक्ट नहीं कर पाएगा क्योंकि ये एम्प्लॉय ने फ्रॉड नहीं करा है, ये मैनेजमेंट ने फ्रॉड करा है। तो ऑडिटर वैसे भी ऑडिटर जब ऑडिट करता है एज अकॉर्डिंग टू द ऐसे तो वो एक रीजनेबल एश्योरेंस लेता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज अ होल आर फ्री फ्रॉम मटेरियल मिस स्टेटमेंट। अगर जब उसको फ्री फ्रॉम मटेरियल मिस स्टेटमेंट लगता है तो ऑडिटर अपना ओपिनियन दे देता है। अब ओविंग टू इनहेरेंट लिमिटेशन इवन ऑडिट अगर प्रॉपर्ली प्लान भी कर ले या एसएस के अकॉर्डिंग भी कर ले तब भी जो है ऑडिटर फुल प्रूफ ये नहीं बोल सकता कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट फ्री फ्रॉम मटेरियल मिस स्टेटमेंट है बिकॉज ऑफ इनहेरेंट लिमिटेशन। अब फिर हमने बात करी कि जो मैनेजमेंट फ्रॉड है वो मैनेजमेंट फ्रीक्वेंट उस पोजीशन पे है कि वो मैनिपुलेट कर सकते हैं अकाउंटिंग के रिकॉर्ड्स, फ्रॉडलेंट फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन को वो फ्रॉडलेंट फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन को प्रेजेंट कर सकते हैं, ओवरराइड कर सकते हैं कंट्रोल प्रोसीजर को। तो मैनेजमेंट ऐसी चीज़ें कर सकता है। तो फिर हमने 143(12) के बारे में पता था कि अगर ऑडिटर ऑफ अ कंपनी इन द कोर्स ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ ऑडिट हैज़ अ रीजन टू बिलीव कि जो ऑफेंस इन्वॉल्विंग फ्रॉड है हैज़ बीन कमिट अगेंस्ट द कंपनी बाय ऑफिसर और एम्प्लॉय, अगर 1 करोड़ या उससे ज़्यादा है तो सेंट्रल गवर्नमेंट को रिपोर्ट करेगा, और अगर 1 करोड़ से कम है तो ऑडिट कमेटी बोर्ड को रिपोर्ट करेगा। और फिर कारों के पैरा 3 के क्लॉज 10 में रिपोर्टिंग करनी पड़ती है। और अगर फ्रॉड से अगर कुछ एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंसेस अराइज होते हैं जो क्वेश्चन करता है उसकी एबिलिटी को, तो प्रोफेशनल लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी देखेगा कि क्या उसको रिपोर्ट करना जरूरी है टू द पर्सन कंसर्न जिसने उनका अपॉइंटमेंट करा है या टू द रेगुलेटरी अथॉरिटी। और अगर उनको रिपोर्ट करना ज़रूरी है तो रिपोर्ट कर देगा। फिर वो ये देखेगा कि क्या विड्रॉ करना यहाँ से अप्रोप्रिएट है। विड्रॉ करना अगर अप्रोप्रिएट है और अगर वो विड्रॉ करता है तो मैनेजमेंट से डिस्कस करेगा विद द रीज़न कि मैं विड्रॉ क्यों कर रहा हूँ। और जब उसको लग रहा है उसकी प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि उसको जो पर्सन हु मेड द ऑडिट अपॉइंटमेंट और रेगुलेटरी अथॉरिटी को भी बताना पड़ेगा वो विड्रॉ का रीज़न और कम्युनिकेट करना पड़ेगा, तो वो ऑडिटर का जो है विड्रॉल ऑफ इंगेजमेंट विथ रीज़न वो ऑडिटर जो है मैनेजमेंट को और पर्सन कंसर्न को भी बताएगा, पर्सन कंसर्न और रेगुलेटरी अथॉरिटी को भी बताएगा। तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन 3 भी ओवर होता है। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 4 कि एक्सप्लेन द लायबिलिटी ऑफ ऑडिटर अंडर सेक्शन 35 ऑफ कंपनीज एक्ट। अब अंडर सेक्शन 35 ऑफ द कंपनीज एक्ट जो लायबिलिटी आती है ऑडिटर की वो होती है क्रिमिनल लायबिलिटी फॉर मेकिंग एन अनट्रू स्टेटमेंट इन द रिपोर्ट। आपने रिपोर्ट में अनट्रू स्टेटमेंट करा, ऑडिटर ने प्रोस्पेक्टस में अनट्रू स्टेटमेंट दिया एज एन एक्सपर्ट। अब उस प्रोस्पेक्टस पे रिलाय करके सामने वाले ने सिक्योरिटी खरीद ली होगी और सामने वाले को हो गया होगा लॉस, तो उस केस में ऑडिटर क्या लायबल रहेगा। ठीक है, तो ये सब चीज़ें ऑडिटर की क्या लायबिलिटी होगी अंडर सेक्शन 35। तो अंडर सेक्शन 35 जो है वो सिविल लायबिलिटी की बात करता है और हमने इसको पढ़ाई है कि अंडर सेक्शन 35 जो है अगर पर्सन सब्सक्राइब करता है सिक्योरिटी
एक्टिंग ऑन अ स्टेटमेंट इंक्लूडेड जो मिसलीडिंग या अनट्रू है, या एक्टिंग ऑन या उस पर्टिकुलर प्रॉस्पेक्टस में कोई सा मैटर है जो इंक्लूड है या ओमिट है, जिस वजह प्रॉस्पेक्ट हो गया मिसलीडिंग और सामने वाले को सस्टेन हुआ है लॉस। तो कंपनी के साथ साथ जो एवरी पर्सन जो डायरेक्टर था या जिसने अपने आप को ऑथराइज किया टू बी नेम इन द प्रॉस्पेक्टस एज डायरेक्टर, और या जिसने अपने आप को एग्री कर लिया था कि मैं डायरेक्टर बनूंगा बिफोर या आफ्टर इंटरवल ऑफ टाइम, या जो प्रमोटर है या जिसने जो डायरेक्टर नहीं है बट इसने ऑथराइज करा है इशू ऑफ प्रॉस्पेक्टस, या जो एक्सपर्ट है, तो उन केस में वो सब लोग भी लायबल हो जाएंगे विदाउट प्रेजुडिस टू द पनिशमेंट ऑफ अंडर सेक्शन 36। तो अंडर सेक्शन 36 में जो पनिशमेंट है वो पनिशमेंट तो लगेगी, आप इधर भी लायबल हो जाओगे। पर अगर आप प्रूव कर देते हो कि एट दैट कि हमने कंसेंट दी थी एज एन ऑडिटर बट मैंने वो कंसेंट को विड्रॉ कर दिया बिफोर इशुएंस ऑफ प्रॉस्पेक्टस, तो उस केस में आप फ्री हो जाओगे या आप लायबल नहीं होगे। और ऐसा भी हो सकता है कि डायरेक्ट पर्सन जो है वो डायरेक्टर था एट द टाइम ऑफ इशू ऑफ प्रॉस्पेक्टस, बट जो प्रॉस्पेक्टस इशू हुआ है विदाउट द नॉलेज और कंसेंट अगर इशू हुआ है तो, और जब उसको पता चला कि प्रॉस्पेक्टस जो इशू हुआ है विदाउट द नॉलेज और कंसेंट, उसने रीजनेबल पब्लिक नोटिस दे दिया था दैट इट वॉज इशू विदाउट हिज नॉलेज और कंसेंट, तो फिर ले देकर जो है वो ऑडिटर है वो बच जाएगा और ऑडिटर लायबल नहीं होगा। बट अगर ये समझ में आ जाता है कि कंपनी का इंटेंशन था टू इशू प्रॉस्पेक्टस टू डिफ्रॉड द एप्लीकेंट या फ्रॉडुलेंट पर्पस था इशू करने का, तो वो सब लोग पर्सनली रिस्पॉन्सिबल हो जाते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 5 हमने पढ़ा। क्वेश्चन नंबर 5 में ये पढ़ा था हमने कि इन असेसमेंट प्रोसीजर इनकम टैक्स ऑफिसर को कुछ इरेगुलरिटी लगी, तो असेसमेंट प्रोसीजर के दौरान उसने फिर सोचा कि चलो इन्वेस्टिगेशन करते हैं, और इन्वेस्टिगेशन के दौरान उसको समझ में आया कि ये कंपनी तो 2 सेट ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट बनाती है। एक ऑफिशियल सेट है जो कवर करता है ऑल द ट्रांजेक्शन, और एक जो है एक ऑफिशियल सेट है और एक ऐसा सेट है जिसमें सारे ट्रांजेक्शन जो है वो इन्वॉल्व है। तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने ऑडिटर को लायबल ठहरा दिया ये बोलते हुए कि ऑडिटर ने तो सिर्फ ऑफिशियल सेट को ही ऑडिट करा है, सारे बुक्स ऑफ अकाउंट को तो ऑडिट करा ही नहीं है। तो ओल्ड जो है वो नेग्लिजेंटली अपने ड्यूटीज़ को परफॉर्म कर रही है। तो क्या इनकम टैक्स ऑडिटर सही है? तो देखो बात यह है कि ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है टू ऑडिट ऑफ स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट। तो जो भी स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट है ना, बाकायदा उस स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट को ऑडिट करेगा और टैक्स रिटर्न प्रिपेयर करेगा ऑन द बेसिस ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट प्रोड्यूस्ड बिफोर हिम। तो जो स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट दिए गए हैं उसको ऑडिट करेगा, और जो बुक्स ऑफ अकाउंट प्रोड्यूस करे गए हैं, जो प्रोड्यूस्ड करे गए हैं, उसके हिसाब से वो टैक्स रिटर्न बनाएगा। और जब वो ऑडिट करता है, जो बुक्स ऑफ अकाउंट उसको प्रोड्यूस किए जाते हैं उस पर वो ऑडिट करता है, तो वो अपना ड्यू स्किल और केयर लगाता है। तो जो बुक्स ऑफ अकाउंट प्रोड्यूस किए गए हैं वो प्रोड्यूस्ड बुक्स ऑफ अकाउंट पे वो अपना ड्यू स्किल और केयर लगाते हैं। वो ये नहीं देखता कि क्या कंपनी ने 2 सेट ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट बना के रखे कि नहीं बना के रखे। उसके पास तो जो बुक्स ऑफ अकाउंट प्रोड्यूस्ड है उसके रिस्पेक्ट पे वो ऑडिटर ऑडिट करेगा और टैक्स रिटर्न को प्रिपेयर करेगा। अब इंस्टेंट केस इधर पूरा क्वेश्चन के बारे में बता के रखा है कि इनकम टैक्स ऑफिसर को कुछ इरेगुलरिटीज़ दिखी तो उसने इन्वेस्टिगेशन का बोला। इन्वेस्टिगेशन के दौरान उसको 2 सेट ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट दिखे और उसने ये बोला कि यार ऑडिटर ने तो सिर्फ एक ही सेट, एक ऑफिशियल सेट पे ही उसने ऑडिट करा। दूसरे जो सेट है जो क्लाइंट प्रिपेयर करता है पर वो उस सेट ऑफ अकाउंट्स पे तो उसने ऑडिट ही नहीं करा। तब इस केस में क्या ऑडिटर लायबल है क्या? तो मिस्टर ओल्ड द ऑडिटर वॉज नॉट अंडर अ ड्यूटी टू प्रिपेयर द बुक्स ऑफ अकाउंट। सिंपल सी बात है, ऑडिटर को कैसे पता होगा कि क्लाइंट जो है वो 2 सेट ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट बना रहा है? वो क्या बुक्स ऑफ अकाउंट थोड़ी ना उसकी प्रिपेयर कर रहा था। तो जो ऑडिटर है वो ड्यूटी पे थोड़ी ना था कि टू प्रिपेयर द बुक्स ऑफ अकाउंट। उसे नाइदर सजेस्ट करा है, और ऑफ कोर्स द ऑडिटर नाइदर सजेस्ट और नॉर असिस्ट द प्रिपरेशन ऑफ फॉल्स अकाउंट। ना तो ऑडिटर सजेस्ट करता है ना तो उसके फॉल्स अकाउंट के प्रिपरेशन करने में उसको हेल्प करता है। तो ही इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द बुक्स प्रोड्यूस्ड बिफोर हिम फॉर क्लाइंट। वो उसके लिए ही रिस्पॉन्सिबल है जो क्लाइंट ने उसको बुक्स प्रोड्यूस करी। तो ही कंप्लीटेड हिज ऑडिट वर्क विद ऑफिशियल सेट ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट ओनली। तो उसने कंप्लीट करा ऑडिट वर्क विद द ऑफिशियल सेट ऑफ बुक्स ओनली। तो इस सिचुएशन में ओल्ड परफॉर्म द ऑडिट विद ड्यू स्किल और डिलीजेंस। तो ओल्ड ने अपना ऑडिट ड्यू स्किल और डिलीजेंस से करा है। कोई क्वेश्चन ऑफ नेग्लिजेंस अराइज नहीं होता है। इट इज़ द ड्यूटी ऑफ द डिपार्टमेंट टू हिमसेल्फ इन्वेस्टिगेट। ये इट इज़ द ड्यूटी ऑफ द डिपार्टमेंट टू हिमसेल्फ इन्वेस्टिगेट। आप खुद ही इन्वेस्टिगेट करो ट्रूथ एंड करेक्टनेस ऑफ अकाउंट ऑफ द एसएससी। तो इस क्वेश्चन में क्लियर कट यही था कि जो बुक्स ऑफ अकाउंट प्रोड्यूस होती है, जो स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट है उसको ऑडिट करता है, और जो बुक्स ऑफ अकाउंट प्रोड्यूस होती है उसके रिस्पेक्ट में वो रिटर्न बनाता है।
अब ऑडिटर की ये जिम्मेदारी नहीं है कि क्लाइंट ने कितने बुक्स ऑफ अकाउंट बनाए हैं। ऑडिटर सिंपल सी बात है, उसकी कोई ड्यूटी नहीं है टू प्रिपेयर दी बुक्स ऑफ अकाउंट। वो बुक्स ऑफ अकाउंट को प्रिपेयर, सिंपल सी बात है, वो तो करता ही नहीं है। वो बुक्स ऑफ अकाउंट को प्रिपेयर नहीं करता है, ना तो वो सजेस्ट करता है और ना तो वो असिस्ट करता है टू प्रिपरेशन ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट। उसके बाद जो बुक्स ऑफ अकाउंट है उस पर वो अपना रीजनेबल एश्योरेंस क्रिएट करता है और अपना ओपिनियन देता है। फिर क्वेश्चन नंबर 6 की बात आती है कि Mr. Fresh, a newly qualified chartered accountant, want to start practice and require your advice among other things on criminal liabilities। तो मिस्टर फ्रेश है, जो न्यूली क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट है, उसने अपनी प्रैक्टिस को स्टार्ट करा है, उसको आपसे एडवाइस चाहिए ऑन क्रिमिनल लाइबिलिटीज़। तो इधर बात करें है क्रिमिनल लाइबिलिटीज़ की, तो इसमें सिविल लाइबिलिटी वाला सेक्शन नहीं आएगा, इधर सेक्शन आएगा 34 और इधर सेक्शन आएगा 448। तो 34 और 448 में क्या बात होती है? 34 में ये बोलते हैं कि अगर कंपनी ने कोई सा ऐसा प्रॉस्पेक्टस इशू करा है, जो अगर कंपनी वेयर अ प्रॉस्पेक्टस इशू सर्कुलेट या डिस्ट्रीब्यूटेड, अगर ऐसा प्रॉस्पेक्टस जो इशू सर्कुलेट या डिस्ट्रीब्यूट हुआ है जिसके अंदर कोई सा स्टेटमेंट है जो अनट्रू और मिसलीडिंग है, या कोई सा मैटर है जिसका इंक्लूजन और ओमिशन है जो मिसलीड क्रिएट कर रहा है। अब इसमें ऐसा नहीं बोला है कि सामने वाले ने सिक्योरिटी सब्सक्राइब कर ली है, सामने वाले को लॉस हो गया है, ऐसा कुछ भी नहीं है। इधर ये बोला है कि जो कंपनी है, प्रॉस्पेक्टस है, प्रॉस्पेक्टस बाकायदा इशू सर्कुलेट और डिस्ट्रीब्यूट हुआ था और उसके अंदर एक ऐसा स्टेटमेंट है जो अनट्रू और मिसलीडिंग है, और या तो उसके अंदर कोई ऐसे मैटर है जिसका इंक्लूजन और ओमिशन प्रॉस्पेक्टस को मिसलीड क्रिएट कर रहा है। तो इस केस में जो भी पर्सन जो ऑथराइज थे टू द इशू वो लायबल हो जाते हैं अंडर सेक्शन 447। तो ऐसे पर्सन जो ऑथराइज थे टू द इशू वो लायबल हो जाएंगे। 35 में कंपनी के साथ साथ वो पर्सन भी होते हैं जिन्होंने ऐसे स्टेटमेंट करे जो इन्वॉल्व है प्रॉस्पेक्टस को इशू करने में, तो वो भी लायबल हो जाते हैं। इधर एवरी पर्सन हु ऑथराइज द इशू, तो सारे पर्सन जिसने इस प्रॉस्पेक्टस को इशू को ऑथराइज करा था वो सब लायबल हो जाते हैं अंडर सेक्शन 447। और 448 क्या बोलता है कि अगर रिटर्न, रिपोर्ट, सर्टिफिकेट, स्टेटमेंट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट और प्रॉस्पेक्टस, तो इधर भी प्रॉस्पेक्टस बात आती है कि अगर कोई सा आपने ऐसा स्टेटमेंट डाला है, अगर कोई सा ऐसा स्टेटमेंट इंक्लूड करा है, जैसे स्टेटमेंट की बात कर रहे हैं जो फॉल्स है मटेरियल पर्टिकुलर में, या इंक्लूजन और ओमिशन ऑफ मटेरियल फैक्ट है नोइंग टू बी फॉल्स, तो उस केस में 447 में वो लायबल हो जाता है। अब 447 में लायबल हो जाता है तो 447 की लायबिलिटी ये है कि अगर फ्रॉड का अमाउंट 10 लाख या 1% ऑफ टर्नओवर व्हिचएवर इज लेस से ज़्यादा है, तो उस केस में जो है इम्प्रिजनमेंट है 6 महीने से 10 साल तक की। अगर पब्लिक इंटरेस्ट इन्वॉल्व है तो 3 साल से 10 साल तक का इम्प्रिजनमेंट है। और जो अमाउंट है फाइन का, वो फाइन का अमाउंट फ्रॉड अमाउंट से लेकर अप टू 3 टाइम्स ऑफ द फ्रॉड है। और अगर फ्रॉड में अमाउंट इन्वॉल्व है 10 लाख और 1% ऑफ टर्नओवर व्हिचएवर इज लोअर से कम, तो उस केस में जो है इम्प्रिजनमेंट अप टू 5 ईयर्स है और फाइन का अमाउंट 50 लाख तक का रहेगा। तो इस सिचुएशन में हमने 447 पढ़ लिया गया है। अब 447 के बाद ये जो सिचुएशन है ये एक्सप्लेनेशन फालतू की है। अब इसमें एक नई चीज़ आ गई थी ट्रिब्यूनल के डायरेक्शन, कि अपने को सिर्फ क्रिमिनल लाइबिलिटी का पूछ रहा है ना, तो उसने क्रिमिनल लाइबिलिटी 140 का सबसेक्शन 5 भी ऐड कर दिया। और 140 का सबसेक्शन 5 ये बोलता है कि ट्रिब्यूनल सुओ मोटू, कि जो ट्रिब्यूनल है वो सुओ मोटू या सेंट्रल गवर्नमेंट ने एप्लीकेशन अगर दी होगी तो उसके बाद अगर उसको रीज़न टू बिलीव क्रिएट होगा कि जो ऑडिटर है वो ऑडिटर जो है वो फ्रॉडलेंट मैनर में ऑडिट कर रहा है, जो ऑडिटर है वो एक्ट इन अ फ्रॉडलेंट मैनर, तो उस केस में जो ट्रिब्यूनल है, ट्रिब्यूनल ऑर्डर दे देगा कंपनीज के ऑडिटर को कि आप डिस्क्वालीफाइड हो टू ऑडिटर ऑफ एनी कंपनी। तो विद इन द 15 डेज ऑफ रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन, जब उसको सेंट्रल गवर्नमेंट से एप्लीकेशन आती है तो वो ऑर्डर दे देता है ऑडिटर को कि आप ऑडिट नहीं कर पाओगे ऑफ एनी कंपनी फॉर द पीरियड ऑफ 5 ईयर्स। और फिर सेंट्रल गवर्नमेंट उस कंपनी के ऑडिटर अपॉइंट करते हैं। तो अब डिस्क्वालिफिकेशन है ऑफ ऑडिटर, इस पर MCQ आया था कि डिस्क्वालिफिकेशन है ऑडिटर को कि वो किसी भी कंपनी को ऑडिट नहीं कर पाएगा। MCQ में ऐसा पूछ रहे थे क्या डिस्क्वालिफिकेशन उस कंपनी के लिए है कि वो सभी कंपनी के लिए है? तो आंसर ये है कि डिस्क्वालिफिकेशन सभी कंपनी के लिए है, वो ऑडिट ही नहीं कर पाएगा फॉर द पीरियड ऑफ 5 ईयर्स, और वो पर्टिकुलर पर्सन लायबल भी हो जाएगा अंडर सेक्शन 447। तो वो इससे क्लियर होता है कि जो है कि ये सब क्रिमिनल लाइबिलिटीज़ फर्म को आ सकती है। इट इज़ हियर बाय क्लेरिफाइड दैट द केस ऑफ अ फर्म लाइबिलिटी शैल बी ऑफ द फर्म एंड जो पार्टनर जो इसमें फ्रॉडलेंटली मैनर में इन्वॉल्व थे।
तो इस तरीके से हमने इधर सबसे पहले क्रिमिनल एक्टिविटीज हमने बात कर ली, जिसमें 34, 448 और 440 का सबसेक्शन 5 इन्वॉल्व है। फिर हमने एक पढ़ा कि 2 सेट ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट है। तो 2 सेट ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट में हमने पढ़ा था कि भैया ऑडिटर की जो बुक्स ऑफ अकाउंट जो भी प्रोड्यूस होते हैं, जो भी स्टेटमेंट प्रोड्यूस होते हैं, उसके रिस्पेक्ट में ही ऑडिटर जो है रिटर्न और ऑडिट करता है और उस पर ही ड्यू डिलीजेंस और स्किल करता है, क्योंकि ऑडिटर जो है उसकी ड्यूटी नहीं होती टू प्रिपेयर द बुक्स ऑफ अकाउंट, ना तो वो सजेस्ट करता है ना तो वो असिस्ट करता है। फिर हमने बात करी थी सेक्शन 35 की, जो बहुत ही ईजी था। इसमें ऐसा था कि कंपनी या एवरी पर्सन जो डायरेक्टली इनडायरेक्टली इन्वॉल्व है इसमें, तो लायबल हो जाएंगे विदाउट प्रिजुडिस टू द पनिशमेंट गिवन इन सेक्शन 36। फिर वही है कि अगर डायरेक्टर प्रूव कर देता कि मैं तो बच गया, मैं इसमें इन्वॉल्व नहीं हूँ, मैंने तो अपना कंसेंट विड्रॉ कर लिया था एज अ डायरेक्टर, या बोल देता है कि अगर जो प्रॉस्पेक्टस इशू है विदाउट इज नॉलेज, और अगर जैसे उसको नॉलेज में आता है वो पब्लिक नोटिस इशू कर देता है, तो वो बच जाएगा। पर अगर पता चलता है कि कंपनी का इंटेंशन जो है वो फ्रॉडलेंट है, फ्रॉडलेंट पर्पज़ के लिए ही कंपनी ने इशू करा था, तो उस केस में फिर जो है पर्सनल लायबल हो जाते हैं फॉर द लॉस डैमेजेस जो उसने इंकर करे है, उस पर्सन ने जो भी लॉस और डैमेजेस को इंकर करा है। फिर आती है बात की जो फ्रॉड की, तो मैनेजमेंट फ्रॉड के रिस्पेक्ट में हमने पढ़ा था कि मैनेजमेंट फ्रॉड होते हैं, एम्प्लॉय फ्रॉड होते हैं। मैनेजमेंट फ्रॉड को डिटेक्ट करना मुश्किल है और ऑडिटर सिर्फ उन्हीं फ्रॉड से बात करता है जो फ्रॉड मटेरियल इफेक्ट प्रोवाइड करते हैं, मटेरियल स्टेटमेंट देते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट को जो मटेरियल स्टेटमेंट प्रोवाइड करते हैं। मैनेजमेंट के फ्रॉड जो होते हैं वो ओवरराइड कंट्रोल करके मैनेजमेंट अपना फ्रॉड करता है, और मैनेजमेंट फ्रॉड काफ़ी हद तक स्ट्रक्चर्ड होते हैं, कॉम्प्लेक्स ट्रांजैक्शंस होते हैं। ऑडिटर को डिटेक्ट करना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि वो ही सबसे पहले प्राइमरी रिस्पॉन्सिबल थे फॉर द प्रिवेंशन एंड डिटेक्शन ऑफ फ्रॉड, और वो ही अगर इन्वॉल्व हो जाए, तो जब रक्षक ही आपका भक्षक हो जाए तो बहुत आपको दिक्कत हो जाएगी। तो उस केस में ऑडिटर को रिस्क बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। और वैसे भी ऑडिटर के पास कुछ इनहेरेंट लिमिटेशन है, जिससे वो कंप्लीट एश्योरेंस नहीं दे सकता है कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट है। फिर 143(12) की बात आती है रिपोर्टिंग की, कि सेंट्रल गवर्नमेंट को रिपोर्ट करना पड़ता है 1 करोड़ से ऊपर का फ्रॉड हो तो, या ऑडिट कमेटी ऑफ बोर्ड को रिपोर्ट करना पड़ता है अगर 1 करोड़ से कम का फ्रॉड हो तो। फिर तो कारों की बात आ जाती है कि जो नेचर है और अमाउंट इन्वॉल्व है वो सब हमको बताना पड़ता है। प्लस अगर उसको लग रहा है कि कुछ एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंसेस आ रही है जो क्वेश्चन कर रहा है ऑडिटर की एबिलिटी को, तो अपनी प्रोफेशनल लीगल रिक्वायरमेंट्स वो रिस्पॉन्सिबिलिटी को चेक करता है। वो ये भी देखता है कि विड्रॉल अप्रोप्रिएट है कि नहीं है। अगर विड्रॉ अप्रोप्रिएट है तो वो कम्युनिकेट करता है मैनेजमेंट को, TCWG को, और सबको रीज़न के साथ वो कम्युनिकेट करता है। और इस तरीके से फिर हमने एक टैक्सेशन फ्रॉड के रिस्पेक्ट में पढ़ा था कि टैक्सेशन फ्रॉड पास्ट ईयर से रिलेटेड है, और क्लाइंट ऑडिटर जो ऑडिटर है वो उस क्लाइंट का ऑडिट पहले भी करता था कि सिर्फ वो करंट ईयर में ऑडिट करता था। अगर पहले भी करता था और इस बार उसको पता चला है कि जो पिछले बार के अकाउंट्स है वो फ्रॉडलेंट मैटर में इन्वॉल्व है या फ्रॉडलेंट एक्टिविटी करी थी क्लाइंट ने, और अकाउंट्स ऑफ मैटर से रिलेटेड टू पास्ट ईयर से, तो उस केस में उसको एडवाइस करेंगे डिस्क्लोज करने का। अगर उसने डिस्क्लोज नहीं करा तो अपने आप को डिसएसोसिएट कर लेगा और रिपोर्ट करेगा अथॉरिटी को कि जो प्रीवियसली एग्जामिन करे थे अकाउंट्स वो अनरिलायबल है, क्योंकि इन्फॉर्मेशन ऑब्टेन्ड लेटर ऑन। फिर हमने पढ़ा था कि एक आंसर गलत है, इधर मैनेजमेंट एक्सपर्ट यूज़ करना था, जिसने ऑडिटर एक्सपर्ट यूज़ कर लिया। ऑडिटर ऐसे ही रिलाई नहीं कर लेगा मैनेजमेंट एक्सपर्ट के वर्क को, बाकायदा ऑडिटर को देखना पड़ेगा कि मैनेजमेंट एक्सपर्ट ने जो डेटा लिया उसका सोर्स, एजम्पशन, जो मेथड है, जो सोर्स एप्रोप्रिएटनेस और मेथड है वो प्रॉपर है कि भी नहीं है। मैनेजमेंट के सोर्सेस, एप्रोप्रिएटनेस और जो मेथड है, एजम्पशंस है, वो प्रॉपर है कि भी नहीं है। अगर अप्रोप्रिएट है तो वो एज अ सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस उसको ले सकता है और अपना ओपिनियन फ्रेम कर सकता है। फिर बात आई थी कि प्रॉस्पेक्टस के रिस्पेक्ट में लाइबिलिटी कौन कौन सी आती है। तो प्रॉस्पेक्टस के रिस्पेक्ट में अगर मिस स्टेटमेंट हो रहा है और प्रॉस्पेक्टस इशू करा है कंपनी ने, तो 35 में फंस जाएगा और 448 में भी फंस जाएगा, क्योंकि 448 में भी प्रॉस्पेक्टस की बात आती है। अब बात ये आती है कि 34 वाला सेक्शन हम एक बार वापस पढ़ लेते हैं कि 34 वाला सेक्शन क्या बात करता है, क्योंकि क्रिमिनल लाइबिलिटीज़ में 34 सेक्शन भी आता है। तो हमने ऐसा पढ़ा है कि अगर प्रॉस्पेक्टस इशू, सर्कुलेट और डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, कोई सा ऐसा स्टेटमेंट है जो अनट्रू और मिसलीडिंग है, या कोई सा ऐसा मैटर है जिसका इंक्लूजन और ओमिशन जो है वो एक मिसलीड कर रहा है प्रॉस्पेक्टस को, तो जो पर्सन जिसने इशू करा है वो प्रॉस्पेक्टस, वो लायबल हो जाएंगे 447 में। तो इधर बस 34 और 35 में ये एक मियरली डिफरेंस है कि 35 में दूसरे लोग भी इन्वॉल्व हो जाते हैं कि सामने वाले ने आपके पे रिलाय करके, इनफैक्ट आपके इस पे रिलाय करके उसने सिक्योरिटीज़ को भी सब्सक्राइब कर लिया था और उसको लॉस हो गया। जो जितना उसको लॉस हुआ है आप उसके लिए पर्सनल रिस्पॉन्सिबल हो। अदरवाइज़ अगर वो सब नहीं होता है तो आप 34 में फंस जाओगे, और 34 में आप
जो है 447 के अंडर लायबल हो जाओगे। फिर हमने वो 447 की पेनल्टी पड़ी। तो इस तरीके से हमने लाइबिलिटीज़ ऑफ ऑडिटर को ओवर किया है। और कोई सी भी क्वेरीज हो और MCQs हो हम इस पर देख लेंगे। और वैसे मैक्सिमम यही सेक्शन है, उसके अलावा कुछ है नहीं सेक्शंस में। आप एक बार MCQs करिएगा और अगर आपको कुछ डाउट लगे या आपको कुछ क्वेश्चन नहीं समझ में आया, अगर आपको वापस समझने का उसको, तो प्लीज़ आप बता दीजिएगा, उस पर अलग से वीडियो बन जाएगा। सो इस तरीके से हमने लाइबिलिटीज़ ऑफ ऑडिटर ओवर किया है। अब आप इसके MCQs कर सकते हैं और एक बार आप इसका क्विक रीडिंग कर लीजिए, ताकि जो अभी आपने सुना है वो आप एक बार उसको अंडरलाइन करके एक बार उसको रिटेन भी कर लीजिए। तो थैंक यू एंड मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।